आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 12 स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है साउंड। तो देखिए इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो हम लोगों को कवर करना है, वन बाय वन हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर करें। ठीक है, जो टॉपिक्स आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे वो ये होगा कि इंट्रोडक्शन। भाई साउंड चैप्टर जो है उसका क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बिना इंट्रोडक्शन के आगे कोई भी चीज़ पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि साउंड चैप्टर में हम लोग क्या मेन पढ़ने वाले हैं। राइट। दूसरा होगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, कैसे होती है साउंड की प्रोडक्शन। थर्ड नंबर पे टॉपिक होगा प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड आगे कैसे प्रोपगेट करता है। राइट। उसके बाद में है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो वो क्या क्या मीडियम हम लोग इसमें बीच में पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। राइट। उसके बाद में है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। भाई ये क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जस्ट मैं अभी टॉपिक के नेम्स बता रही हूँ। उसके बाद में आज का लास्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ऐसा क्या है जो साउंड वेव लाइट वेव से डिफरेंट है। ठीक है, साउंड वेव्स की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको डिफरेंट बनाती है। राइट। तो ये टॉपिक्स ना गाइज आज हम लोग इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके बाद के जो भी टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। राइट। इंट्रोडक्शन, चलिए थोड़ा सा इसको पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आप लोगों को क्या है। तो देखिए साउंड जो है ना एक फॉर्म है एनर्जी की। हर चीज़ में एनर्जी लग रही है। ठीक है, हर चीज़ में एनर्जी लग रही है। ठीक है, ये एनर्जी जो है ना यही हम लोगों को हर काम करने के लिए आगे प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज करो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी एनर्जी लग रही है। आप मेरी वीडियो देख के नोट्स बना रहे हो उसमें भी एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो भाई साउंड है ना वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है। राइट। विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ये एक ऐसी सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में, हमें ऐसे लगता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। राइट। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। भाई अभी तक तो सिर्फ यही था कि एनर्जी जो है, साउंड जो है एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, हमें ऐसी सेंसेशन लगती है कि भाई हमारे कानों में कुछ आवाज़ हमें सुनाई दी। ठीक है, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं इस वर्ड को बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी इसको कि कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन के थ्रू। तो साउंड चैप्टर में जो वाइब्रेशन वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बैकवर्ड और दूसरा वर्ड है फॉरवर्ड। ठीक है, टू एंड फ्रो को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है इसमें मोशन होता है और उसी चीज़ को हम लोग वाइब्रेशन का नाम दे देते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया इंट्रोडक्शन में आप लोगों को लग गया है कि आप लोग बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन वॉइस क्या है, साउंड है, एनर्जी की फॉर्म है और ये वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। राइट। आप देखते हो अपने आसपास में कोई भी आवाज़ लगा रहा है आपको, या फिर बर्ड्स चहचहा रहे हैं। ठीक है, डॉग जो है वो बाग कर रहा है, डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो जितनी भी आसपास में साउंड है, स्क्रैचिंग है, आप टेबल पे ऐसे टक टक करते हो पेन से, ठीक है, वो वाली आवाज़, या फिर किसी चीज़ को स्क्रैच करते हो, हर चीज़ ये पूरी साउंड है। तो इसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आप लोगों का एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक के अंदर। एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है 12.1। दिया क्या गया है कि एक टेबल टेनिस की बॉल है। ठीक है, एक टेनिस की बॉल हम लोगों ने ली
और उसके बाद में उस बॉल को क्या किया, हम लोगों ने स्ट्रिंग की हेल्प से उसको टांग दिया। ठीक है, टेनिस बॉल को हमने स्ट्रिंग की हेल्प से टांग दिया। ठीक है, टांगने के बाद में क्या किया, हम लोगों ने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लिया। अब ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ये फोक जैसी शेप का एक हमारे पास में मटेरियल है। ठीक है, ये हमने लिया और ये कैसा है, वाइब्रेटिंग है, क्योंकि वाइब्रेटिंग वर्ड ही पीछे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करनी है, राइट। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लिया, फॉर्क जैसी शेप का है। टेबल टेनिस की जो बॉल है, जो टेनिस की बॉल है, उसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प से लटका दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको टच करेंगे। टच करेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा साउंड को। ये प्रोड्यूस करेगा किसको, साउंड को। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ये प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से। ठीक है, तो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये था सिर्फ एक्टिविटी के अंदर जो 12.1 है। अब देखिए प्रोपगेशन क्या होता है साउंड का, ये आगे कैसे प्रोपगेट करती है। किसी ने आवाज़ मारी, ठीक है, लेकिन लिसनर को कैसे सुनाई पड़ेगा, वो बीच का जो प्रोसेस है वो इसमें छोटा सा डिस्कस किया गया है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में आप लोगों को क्या समझना है कि यहाँ पे जो साउंड है वो पहले प्रोड्यूस होगी। ठीक है, साउंड पहले प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पे कोई भी स्पीकर है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं स्पीकर हूँ। अब आप तक आवाज़ कैसे जाएगी, बायो स्टडी की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक आवाज़ कैसे पहुँचाई जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बायो स्टडी के स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग क्या हैं, आप लोग हैं लिसनर और मैं हूँ स्पीकर। तो मैंने आवाज़ को प्रोड्यूस किया, ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो हमारा वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है ये वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में ये ट्रांसमिट हो रही है, ये ट्रांसमिट हो रही है। ट्रांसमिट का मतलब होना कि वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ट्रांसमिट के लिए क्या होता है, इसको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, और फिर वो लिसनर तक, आप लोगों तक पहुंच जाती है। बेसिकली क्या है, मैंने बोला मेरी आवाज़ ट्रांसमिट हुई। ट्रांसमिट किसकी हेल्प से हुई, मीडियम की हेल्प से। ठीक है, मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और फिर वो आवाज़ लिसनर तक, बायो स्टडी के स्टूडेंट्स तक पहुंच गई है। तो दिस प्रोसेस इज़ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मीडियम। देखिए क्या है, पार्टिकल्स, मैटर, सब्सटेंस। भाई आप कुछ बोल रहे हैं, आपके आसपास में क्या है, एयर प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, दीवार बनी हुई है, टेबल है, हर चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है और वो सॉलिड भी हो सकती है। तो अपने सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स, मैटर, कुछ भी सब्सटेंस, उसको हमने मीडियम का नाम दिया है। ठीक है, थ्रू विच द साउंड ट्रेवल, और इन्हीं चीज़ों की हेल्प लेके साउंड आगे ट्रेवल करती है, राइट। जैसे आप हो, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में जाते हैं तो वो बस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हो, बस के थ्रू। बट जो साउंड है ना वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, और मीडियम कैन बी पार्टिकल, मैटर, सब्सटेंस। ठीक है, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस। इतनी सी बात आप लोगों को अभी तक समझ में आई कि भाई इसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हो आप, ये कोई भी स्टूडेंट है। अब क्या हुआ, इस स्टूडेंट ने कुछ भी आवाज़ निकाली। ठीक है, जैसे इसने बोला हेलो, इसने कोई भी आवाज़ निकाली, इसने बोला हेलो। अब ये अपने आसपास में इसके ये इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कोई गैस भी हो सकती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़ हो सकती है इसके आसपास में, जैसे कि टेबल हो गई। ठीक है, कुछ पेन स्टैंड हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे ये इसने आवाज़ मारी, इसने बोला हेलो, इसने बोला हेलो। अब क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिकल, गैस और ये सॉलिड, ये सब क्या है, ये है मीडियम।
ठीक है। अब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे, ये कांटेक्ट में आएंगे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के। अब उसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब जो सबसे पहला पार्टिकल जो सबसे आगे होगा ना, जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, इससे आगे खिसक जाएगा। इसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स जो है ना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक लाइन बना के आप लोग खड़े हुए, एक रो में आप लोग खड़े हुए हो, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब मैंने एक स्टूडेंट को थोड़ा सा पीछे कर दिया, तो वो पूरी रो पीछे हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ साउंड के केस में है। मैंने बोला एक स्टूडेंट को थोड़ा सा पीछे हो जाओ, अब वो स्टूडेंट उसको बोलेगा थोड़ा पीछे हो जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल था वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, फर्स्ट स्टूडेंट, तो सेकंड वाला भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया है। और ऐसे करके ये पार्टिकल्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं डिस्प्लेस होते रहेंगे। साउंड के केस में पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते रहेंगे, ठीक है। और उसी चीज़ को बोल देते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और वही क्या करते हैं, साउंड को आगे ट्रैवल कराते हैं, राइट। उसके बाद में देखिए सोर्स। अब ये जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सोर्स क्या है, स्पीकर है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रिसीवर क्या है, आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि लिसनर हैं, राइट। अब इसके बाद में एक और आप लोगों का दिया गया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी छोटी सी दी गई है। एक्सपेरिमेंट के वे में एक बार थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, साउंड जो है ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम के अंदर। साउंड को मीडियम चाहिए होता है और मीडियम ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम के अंदर जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे एक बेल जार का यूज़ किया गया है, इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा दी। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन इसको मिलेगा, बाहर से एयर मिलेगी, अगर ये एयर को रिसीव करेगा, अगर इसको एयर रिसीव हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है साउंड का, ठीक है। साउंड जो है वो ट्रैवल कर पा रही है, बट यहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी इन केस ऑफ वैक्यूम, ठीक है, ये बताया गया इससे। इसके बाद में देखिए, जहाँ भी साउंड चैप्टर का नाम आएगा वहाँ पे वेव का नाम आएगा, और वेव से वेवलेंथ बन जाएगी, ठीक है। वेव से वेवलेंथ बन जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को आगे पीपीटी में अब देखने को मिलेंगे। तो देखिए वेव क्या होती है गाइज, अगर नॉर्मल बात करूँ मैं, तो मैंने अगर यहाँ पे कुछ भी बोला है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ बोला है, मेरी वॉइस है, तो आप लोग इसको कुछ ऐसे से इमेजिन करेंगे कि कुछ बोल रही हैं मैम, तो वो ऐसे से वाइब्रेट होके हम लोगों को शायद सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जो ये ऐसे बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं वेव। A wave is a disturbance that moves through a medium। कोई भी मीडियम के थ्रू डिस्टर्बेंस होता है जो आगे मूव करता है। ये मीडियम है, ये सपोज करो एयर है, मोस्ट कॉमन मीडियम साउंड का होता है एयर, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ डिस्टर्बेंस है जो मूव कर रहा है मीडियम के थ्रू, ये है अपना मीडियम। अब जो ये मूव कर रहा है ना, इसको मैंने नाम दिया है वेव का, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड। खुद से कोई भी आगे मूव नहीं कर पाते। जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो खुद से मूव नहीं कर पाते, ठीक है। बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। जो ये डिस्टर्बेंस है ना, यही इसको आगे लेके जाता है। अब आप लोग हो, कोई भी आप लोगों का टेस्ट होता है, तो जब तक आप लोगों को टेंशन नहीं होती आप लोग पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो वो टेंशन ही आगे लेके जा रही है आप लोगों को। ऐसे ही साउंड के केस में होता है कि पार्टिकल्स खुद से मूव नहीं करते, कुछ तो डिस्टर्बेंस है जो आगे उसको फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। जब किसी मीडियम के थ्रू साउंड का प्रोपगेशन होता है तो उन पार्टिकल्स को मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस ही आगे लेके जाता है। तो फर्स्ट वर्ड आप लोगों का समझ में आ गया था कि वाइब्रेशन है,
इम्पॉर्टेंट वर्ड था। अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब भी आप लोगों से इसकी डेफिनेशन पूछी जाएंगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो वो आप लोगों को ये वर्ड्स जो हैं अपने आंसर के अंदर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ये आगे उसको मूव कर रही है। सपोज करो अब आप लोगों से पूछा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है किसी मीडियम के अंदर, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो आगे खुद से नहीं जाते, उनको डिस्टर्बेंस ही आगे जो है कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है, एक मीडियम के अंदर। और वेव का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि जो वेव है वही एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो कि आगे मूव कर रहा है। अब साउंड को विजुअलाइज करते हैं हम वेव की तरह। मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया कि आप लोगों ऐसे विजुअलाइज करो कि एक वेव्स बनी हुई हैं, ठीक है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड एज मैकेनिकल वेव्स। अब कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ खास बातें हैं कि कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ जो हैं जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन कुछ जो है वो आप लोगों का एकेडमिक एरिया उसमें बहुत अच्छे हैं। तो साउंड जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये कि भाई ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एनर्जी की फॉर्म होती है, आगे ये पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती रहती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो करेक्टराइज्ड एज मैकेनिकल वेव्स, राइट, मैकेनिकल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। अब आगे देखो क्या है, एयर जो है वो मोस्ट कॉमन मीडियम होता है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करता है। एयर जो है मोस्ट कॉमन मीडियम होता है। आप किसी भी बिल्डिंग के बाहर खड़े होके बोल रहे हो, ठीक है, छत पे जाके टेरेस पे जाके बोल रहे हो, आवाज़ मार रहे हो किसी को, तो एयर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होगी आपकी साउंड, राइट। अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है, एक बेसिक सा आइडिया मिल गया है कि भाई साउंड के अंदर जो है वाइब्रेशन होती है, वेव जैसा विजुअलाइज करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो डेफिनेशन में आप लोगों से पूछ सकते हैं, कंप्रेशर एंड द रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड द रेयरफैक्शन, कंप्रेशन को C से डिनोट करते हैं, इसको R से, राइट। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, क्या था पीछे एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, तो वो था हमारे पास में क्या था, फॉग था, ठीक है, हमारे पास में फॉग था, और वो कैसा था, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग, ठीक है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग हमारे पास में था पीछे, वो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ड्रम, जब इसके ऊपर स्टिक पड़ती है तो वो वाइब्रेट करता है, तो वो हो गया वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। गिटार, वायलिन, ठीक है, ये सब है हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब दो सिचुएशन है, एक होता है मूव फॉरवर्ड और दूसरा होता है मूव बैकवर्ड। सेकंड ही पीपीटी के अंदर जो स्लाइड थी, सेकंड स्लाइड थी, उसमें मैंने बताया था टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ठीक है। तो दो कंडीशन है, या तो वो आगे मूव करेगा या वो पीछे मूव करेगा। अब जब वो आगे मूव करता है तो वो क्या करेगा, पुश करेगा और कंप्रेस करेगा एयर को इन फ्रंट ऑफ इट। एयर है, मीडियम है, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ना वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है उसको ये आगे जो है फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। मूव करेगा तो वो कंप्रेशन होगा, मूव करेगा तो कंप्रेस होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई भी बॉक्स है उसमें आपने बैलून्स को जो है भरना शुरू कर दिया, अब आप उनको पुश करोगे तो वो कंप्रेस होंगे ना, वही वाली सेम चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड तो वहाँ पे पुश करेंगे और कंप्रेस होगा, क्या कंप्रेस होगी, एयर इन फ्रंट ऑफ इट, और वही एक रीजन को क्रिएट कर देगी जो कि हाई प्रेशर वाला रीजन होगा। जब भी आप किसी चीज़ को पुश करते हो, आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। नल की है, पानी की भरी पाइप है, प्लास्टिक की, रबड़ की, ठीक है। आपने उस पाइप को पुश कर दिया तो वो वहाँ से कंप्रेशन हो जाता है और वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो आप लोग तब भी क्लीनिंग का काम करते हैं, ये पाइप लेके, रबड़ की जो पाइप होती है वो लेके क्लीनिंग का काम करते हैं, तो आप उसको आगे से प्रेस कर देते हैं ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए सरफेस, ठीक है। तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और वो हाई प्रेशर वाला रीजन कहलाएगा कंप्रेशन।
कंप्रेशन से याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और ये हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया, मूव फॉरवर्ड करा के और उसको पुश करके, ठीक है, मूव्स बैकवर्ड। गाइज मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी, टॉपिक को समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट इसमें आप लोगों का फिर आगे कोई डाउट नहीं रहता, हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती है। पीछे की तरफ में मूव करेगा तो वो लो प्रेशर का रीज़न क्रिएट कर देगा और उसको बोलेंगे रेयरफैक्शन, ठीक है। पीछे की तरफ में अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो लो प्रेशर होगा, आगे मूव करेगा तो फिर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जिन स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना है, उनको हमेशा हाई प्रेशर रहता है माइंड पे। लेकिन जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं उन लोगों पे इतना प्रेशर नहीं होता है, लो प्रेशर, क्योंकि वो खुद ही बैकवर्ड हो रहे हैं, राइट। तो ये आप लोग इससे ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। फर्स्ट तो क्या था, मैकेनिकल वेव्स हैं, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होती है साउंड, राइट, मैकेनिकल एनर्जी, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, ये अपने पास में फर्स्ट थी जो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। दूसरी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों को याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये दो क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझना है। हालांकि आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनली समझना है, ट्रांसवर्स का मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, राइट। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, अगर वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल में दो वर्ड याद रखने हैं, बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड, ठीक है। अगर पार्टिकल्स जो हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में जहाँ पे वेव मूव कर रही है, जहाँ पे वेव मूव कर रही है वहीं पे जो ये पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने डॉट्स जो लगाए हैं ये पार्टिकल्स हैं, डॉट्स का मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, जो ये रेड डॉट वाले हैं, ये अगर सेम ही डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में ही ये मूव करते हैं, ठीक है, और क्या मूव करते हैं, बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो मोशन होता है और वेव की डायरेक्शन में ही होता है, तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि यहाँ पे कोई भी सोर्स है, यहाँ पे आपका कान है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे होगा तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वाला, राइट। अब इसके बीच में देखो, जो हम लोगों ने, मैंने बताया था, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वाला केस, वो क्या है, जब पुश हो जाएगा, पुश हो जाएगा मतलब जहाँ पे ये लाइंस बहुत पास पास हैं, ये जो लाइंस है जो बहुत पास पास हैं, ये पुश वाला रीज़न है, ठीक है, और पुश वाला रीज़न क्या है, हमेशा कंप्रेशन से बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। जो ये लाइंस खुली खुली हैं ये क्या है, रेयरफैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो है, लो प्रेशर, राइट। ये था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स में क्या है, अप एंड डाउन, अगर मूव करते हैं पार्टिकल्स, अगर गाइस पार्टिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की तरफ में अगर मूव करे तो उसको ट्रांसवर्स बोला जाता है, ठीक है। जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है। ये आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा अब, ठीक है। उसके बाद में एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये स्लिंकी लिया, एक ऐसे रबर टाइप का लिया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने फिर स्ट्रेच किया, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे तो उसको देखेंगे कि यहाँ पे ना कुछ रीजन बन रहा है, उसको पुश करेंगे तो फिर वहाँ पे कंप्रेशन रीजन हो जाएगा, जहाँ से पुश नहीं है वहाँ से रेयरफैक्शन है। तो ये ऐसे हम लोग इसको अगर देखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो कंप्रेशन, और बीच वाला फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में है द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। डायरेक्शन जो है वेव की उसके पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स,
right? Thus in transverse wave particles of the medium vibrate up and down wave up and down particles move कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो वो हो जाएंगे फिर ट्रांसवर्स के, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के। तो इसमें अब कंफ्यूज होने वाली बात तो कुछ है नहीं, ट्रांसवर्स आप लोगों को ऑपोजिट है, याद रखना है अगर आप लोगों को, तो जो लॉन्गिट्यूडनल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव, तो ये इसके पैरेलल में है, ठीक है, ये इसके पैरेलल में है, राइट। ये था लॉन्गिट्यूडनल वेव का, जो कि साउंड वेव्स हैं। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। देखो ट्रांसवर्स की बात करें तो वहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा लाइट वेव्स का, ठीक है। लेकिन इन लोग ये जो होते हैं ना वेव्स, इनको नीड नहीं होती किसी भी मटेरियल मीडियम की प्रोपगेशन के लिए। तो जो लाइट वेव्स हैं उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है आगे प्रोपगेट करने के लिए, जबकि साउंड को चाहिए होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, हम लोगों को इसके अंदर 5 चीज़ें याद करनी है। फर्स्ट पे है वेवलेंथ, हम लोगों ने वेव पढ़ा था, ठीक है, वेव पढ़ा था, फिर हम अभी लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड, वेलोसिटी। जो ये वाइब्रेशन जैसा आप लोगों ने विजुअलाइज किया है ना, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। एम्पलीट्यूड भी इसी के अंदर मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी इसी के अंदर मिलेगी, वेवलेंथ भी, वेलोसिटी भी एंड टाइम पीरियड भी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोगों को 2 वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्रस्ट एंड द ट्रफ। जो ऊपर की तरफ में ये बना होता है वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ अप साइड वाला, और डाउन साइड वाला हमेशा ट्रफ कहलाता है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाला सबको समझ में आ गया गाइस, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे कंप्रेशन वाले रीजन में क्या पार्टिकल्स पुश हो चुके हैं, पुश कर दिया है। पुश करने की वजह से जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इनका हाई है, हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। अच्छे से क्लियर हो चुका है ये प्रेशर वेरिएशन वाला आपको, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो गाइज आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अभी वीडियो को लाइक करो। वेवलेंथ क्या होती है फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करना है हम लोगों को, ठीक है। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है वो कुछ ऐसे है, ओके। इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन and an adjacent rarefaction is called its wavelength। वेवलेंथ किसको बोलते हैं भाई, साउंड वेव्स के अंदर ना कंप्रेशन की और एडजेसेंट रेयरफैक्शन की। कंप्रेशन वाला रीजन क्या था, यहाँ पे हाई प्रेशर वाला, और ये क्या है अपने पास में रेयरफैक्शन वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ना कुछ ऐसे, ये हो गया वेवलेंथ। कंप्रेशन भी आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर रेयरफैक्शन भी आ गया, इसके अंदर रेयरफैक्शन भी आ गया, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, इसकी वेवलेंथ कहलाता है। जो ये वाला पार्ट है ये इसकी वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के सेंटर लेने हैं हम लोगों को, ठीक है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस, मतलब ये है, ये क्या है, ये इसकी वेवलेंथ है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो वेवलेंथ को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस, उसको बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है, उसको बोलेंगे वेवलेंथ। इन दोनों के सेंटर्स लेने हैं। तो देखो यहाँ पे ये है इसकी वेवलेंथ, ये क्या है, ये क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट हम इसको क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो इनके सेंटर से हम लोग लेके चलेंगे तो ये इसकी वेवलेंथ है, राइट, और ये इसका नीचे डिस्टेंस है। तो वेवलेंथ समझ में आया, 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वेवलेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं उसको। सेकंड नंबर पे है गाइस फ्रीक्वेंसी। छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप लोगों को बहुत इजी है, एक बार आप लोग अच्छे से इसको समझ के लिखेंगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी,
इसका क्या है, हम लोग न्यू, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं, न्यू से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल इसका वी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव्स बनेंगी ना, जितनी भी वेव्स बनेंगी, जितनी भी वेव्स कंप्लीट होंगी, उसको बोल देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बन रही है ना पर सेकेंड, कितने टाइम में, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। कैसे याद रखना है, वेवलेंथ का तो समझ में आ गया कि लेंथ है, 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस का सेंटर लेना है, 2 कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शंस का सेंटर लेना है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, उस लेंथ को फिर वेवलेंथ का नाम दे दिया गया है। लेंथ है, लेंथ मैंने ऐसे करके पीछे बताया था ना, वो उसको वेवलेंथ का नाम दे दिया गया। फ्रीक्वेंसी, देखो मैं आपको बोलती हूँ कि आप कितना फ्रीक्वेंट कोई काम करते हो, ठीक है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज होती है, कितना फ्रीक्वेंसी से आप काम कर रहे हो। जैसे आप बार बार अगर आप लोगों को पानी पीने की हैबिट है, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मैं ना बहुत फ्रीक्वेंटली पानी पीता हूँ, ठीक है, मतलब दिन में मैं 15 से 20 बार पानी पीता हूँ। सॉरी गाइस, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वही है फ्रीक्वेंट होना, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, राइट। SI यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सिंबल और SI यूनिट, ये आप लोगों को याद रखनी है। ये क्या होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये MCQ में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकते हैं। ये होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज है, HZ से इसको डिनोट करते हैं। सिंबल है फ्रीक्वेंसी का न्यू, V, ठीक है, V है, इसको न्यू बोलते हैं, राइट। अब क्या है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं म्यू, राइट, इसको बोलते हैं म्यू। तो देखिए अब इसके बाद में क्या है, थर्ड यहाँ पे है टाइम पीरियड। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइम पीरियड। पीछे हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी का म्यू से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, उससे पहले पढ़ा था वेवलेंथ का। सारी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, एक बार लिख के देखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, नहीं तो रटना है, और ना ही ऐसे कि ईजी है याद हो जाएगा, नहीं, लिख के आप लोगों को एक बार ये चीज़ को देखना है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी चीज़ को करने का समय, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं साइंस का जो चैप्टर है वो आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते, तो वो 2 घंटे क्या है, आपका टाइम पीरियड है चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो साउंड के केस में क्या है, जहाँ पे साउंड है वहाँ पे वाइब्रेशन है, ठीक है, जहाँ पे वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन कुछ टाइम ले रही है, तो वो टाइम पीरियड है। टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। कितना टाइम लिया है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ये कहलाता है टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्स टू पास 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस या फिर 2 कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शंस थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसा यूनिट टाइम पीरियड की क्या होती है, सेकेंड होती है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। चलो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिनको भी 1% थोड़ा बहुत भी डाउट है, ठीक है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये मैंने कोई भी वेव बना दी है, ठीक है, कोई भी मैंने वेव बना दी। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये क्या है इसका, यहाँ पे प्रेशर का भी डाल सकते हैं आप लोग, या फिर टाइम टेकिंग का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कितना इसको टाइम लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। जब हमने डिस्कस किया था वेव लेंथ के बारे में, तो मैंने बोला था कि सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन, ठीक है, मैंने ऐसे बोला था, ये इन दोनों का सेंटर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रस्ट का जो है सेंटर से हम लोग लेके देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो जो ये बीच की लेंथ निकलेगी इसको हम लोग वेव लेंथ बोल देंगे। वेव लेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो ये इसका वेव लेंथ है, राइट। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ये यहाँ पे इसने एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर दिया,
ये एक वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एक क्रस्ट है, यहाँ पे एक ट्रफ है, ठीक है। तो ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं NU और सिंबल होता है इसका V, ठीक है। ये लैम्डा वेवलेंथ का है। तो टाइम पीरियड अब क्या हो गया, एक वाइब्रेशन, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है ना, उसको बोल देंगे हम लोग टाइम पीरियड, और इसको सेकंड से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है सेकंड, और इसको कैपिटल T जो है इसका सिंबल है, कैपिटल T इज द सिंबल, और इसका SI यूनिट होगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद में है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। यहाँ पे पार्टिकल वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब यहाँ से अपनी जगह से हट के कितना आगे गया है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। जितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना पार्टिकल का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है और अब इसकी यहाँ पे है मैक्सिमम डिस्प्लेस होने के बाद में, तो यही कहलाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को A से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं इसको, SI यूनिट इसकी मीटर होगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हम किसको बोलेंगे, देखो ये है वेव हमारे पास में, ये है हमारे पास में वेव, ठीक है, हमारे पास में ये है वेव। अब समझो इसको क्या है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, अब ये कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब ये कितना ऊपर तक जाएगा, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी ना यहाँ पे डिस्टर्बेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये यहाँ पे वेव बन रही है और ये कितना ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है या फिर ये कितना नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, यहाँ पे कोई पार्टिकल था, अब ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुँच गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेस इसकी कहलाएगी एम्पलीट्यूड। डिनोट करेंगे A से, SI यूनिट है इसकी मीटर। साउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक PH, लाउडनेस एंड टिम्ब्रे। PH, लाउडनेस एंड टिम्ब्रे, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं इनके अलावा। एम्पलीट्यूड देखिए ये है कि यहाँ पे ये कितना यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेस कर पाया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट, कितना ये मैक्सिमम यहाँ पे डिस्प्लेस कर पाया है। अब पिच यहाँ पे है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, पिच किसको बोलते हैं, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। बोलते हैं ना तेरी पिच बहुत ज़्यादा है, मतलब तेरी हाई पिच है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँगी कि कोई स्टूडेंट है उसकी लो पिच है, तो मतलब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है कितनी नहीं है, ठीक है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच, तो जहाँ पे पिच वर्ड आए वहाँ पे आप लोगों को याद रखना है फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहाँ पे देखो ये है लो पिच, ये है लो पिच, जैसे मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है लो पिच। अब मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये है हाई पिच, हाई पिच, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पे है ये लो पिच, लो पिच, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, राइट। ये वेव डिस्टर्बेंस देखिए, ये है हाई पिच साउंड, हाई पिच, लो पिच, ओके। लाउडनेस किसको बोलते हैं, अब देखो द लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है, पिच, लेकिन कितना लाउड आप बोल रहे हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड, कितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, ऐसे होता है ना, कितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है। अब जो बहुत तेज बोलते हैं जो स्टूडेंट्स, उनका कैसे बनती है वेव्स, उनकी कुछ ऐसे बनती है, तो यहाँ पे क्या है, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। हमारे कानों में पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी जो है रीच कर रही है, उसको हम लोग लाउडनेस बोल देते हैं, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड में क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। लाउड एकदम कोई होता है ना, बहुत तेज बोलते हैं, माइक हम लोग लगाते तो माइक में एकदम से बहुत तेज आवाज़ आती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टर्बेंस शो कर रहा होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, और जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे।
एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड लाउडनेस की डेफिनेशन है। गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना भी मैंने ये पार्ट कराया है इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।